वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज के वीडियो में हम जानेंगे एसी और डीसी करंट्स का कंपैरिजन, एसी के एडवांटेजेस क्या हैं डीसी से, और तमाम नाम जो पढ़ते हैं पीक वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी सेल या बैटरी से जो भी करंट चलती है वो स्टेडी कांस्टेंट करंट होती है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। इसी को कहते हैं डीसी। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर करंट लिया गया, तो जो ये एक लाइन खींची गई है, ये लाइन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और सिंगल डायरेक्शन में चल रही है। किससे मिलती है डायरेक्ट करंट? सेल या बैटरी से। लेकिन हमारे घरों में मेन सप्लाई से जो इलेक्ट्रिक करंट आती है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के संग लगातार बदलता रहता है, बिटवीन 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू टू 0, और डायरेक्शन रिवर्स करती रहती है पीरियोडिकली। तो अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन कैसे बनाई जाएगी? अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज दैट करंट direction of which reverses periodically and magnitude changes continuously with time। कहाँ से कहाँ तक? from 0 to certain maximum value। कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो पीरियोडिक वेरिएशन है उसमें सिंपलेस्ट अल्टरनेटिंग करंट है जो सिंपल हार्मोनिकली वेरी करे। अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो I = I0 sin ओमेगा टी से, या I = I0 cos ओमेगा टी से। क्यों? क्योंकि साइनोसॉइडल वेरिएशन या कोसाइन से वेरिएशन का ग्राफ एक ही जैसा होता है, बस फ़र्क क्या है। सबसे पहले देखिए कि एक्स एक्सिस पर अगर हम टी लें, वाई एक्सिस पर करंट लें और अल्टरनेटिंग करंट के लिए सिंपलेस्ट साइनोसॉइडल वेरिएशन देख रहे हैं, तो हमने एक साइकिल बनाई जिसमें ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, एक कंप्लीट साइकिल में लगा टाइम है टी, यही पीरियोडिक टाइम है। और इस साइकिल में देखते हैं हम कि T/4 टाइम पर करंट मैक्सिमम है पॉजिटिव डायरेक्शन में और 3T/4 पर करंट मैक्सिमम है नेगेटिव डायरेक्शन में। बस यही साइकिल्स लगातार रिपीट होती रहती हैं और घरों में जो मेन से सप्लाई से एसी करंट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, यानी एक सेकंड में 50 साइकिल्स। और क्या मतलब हुआ कि एक सेकंड में 50 बार करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, 50 बार करंट नेगेटिव डायरेक्शन, 100 टाइम्स करंट चेंज होती है इसकी डायरेक्शन। यही हम कोसाइन वेरिएशन के लिए भी बना सकते हैं, बस फ़र्क क्या है? देखिए साइन 0 0 होता है और कोसाइन में 0 cos 0 कितना होता है? 1। ग्राफ का पैटर्न ऐसे ही रहेगा, बस शुरुआत में ओरिजिन पर ये ग्राफ मैक्सिमम करंट से शुरू होगा। तो ये कोसाइन कर्व हो गया और ये साइन कर्व हो गया। अल्टरनेटिंग करंट की जैसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होती है, उसका कैसे फार्मूला ग्राफ क्या होगा? बस I की जगह V लिख दीजिए। ये I0 ये कहलाती है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो वोल्टेज की इक्वेशन V = V0 sin ओमेगा टी या V = V0 cos ओमेगा टी। I = I0 sin ओमेगा टी में सारे सिंबल्स क्या हैं? I है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट एट टाइम टी। किसी भी टाइम पर अगर हम देख लें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी वैल्यू कितनी है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ से देख रहे हैं T/4 पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब उस टाइम पर कितना है। तो I = I0 sin ओमेगा टी में I है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, I0 है पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी f होता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एंगुलर स्पीड भी कहते हैं। रिलेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद टाइम पीरियड क्या होता है? ओमेगा = 2π/t या 1/t को f लिख दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2πf। अब जान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के डीसी से एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि अल्टरनेटिंग करंट को आसानी से जनरेट किया जा सकता है, उसे डीसी में भी बदला जा सकता है। एसी का डीसी में बदलना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से हाई वोल्टेज में या लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करके देता है। तीसरा एडवांटेज है एसी को दूर दूर तक भेजा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग केबल्स, का पावर लॉस को कम रखते हुए और इस प्रोसेस को इकोनॉमिक बनाते हुए इसमें खर्चा भी कम रखा जा सकता है एज कम्पेयर टू डीसी। अल्टरनेटिंग करंट
साइनसॉइडल वेरिएशन होता है एक कंप्लीट साइकिल को, यहाँ मैंने शो किया है। कितना टाइम ले रही है वो, कैपिटल टी। पूछा जाता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल 0 होती है, तो आप पढ़ोगे कैसे? तो सबसे पहले तो यही जान लें कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होती क्या है। 0 पे करंट 0 है, कुछ टाइम पर करंट का मैग्नीट्यूड ये है, फिर और टाइम बढ़ा तो करंट का मैग्नीट्यूड और हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर घटने लगा। डायरेक्ट डेफिनेशन ही तो यही है ना एसी की, कि इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है फ्रॉम 0 से सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, और फिर मैक्सिमम वैल्यू से 0, इस तरीके से बदलता रहता है, और पीरियोडिकली ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है। हाँ, अब पढ़ेंगे कैसे वो देखिए। 0 से कुछ वैल्यू टाइम बीतने पर उसकी मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है, तो जब कंटिन्यूअस चेंज हो तो उसकी एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल अगर निकाली जाए तो हाफ साइकिल 0 से t/2 टाइम के लिए होगी ना, और जितनी एवरेज वैल्यू फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगी उतनी ही निगेटिव वैल्यू होगी माइनस हाफ साइकिल में। एवरेज वैल्यू उसकी वन कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी हो जाएगी, 0। अब इसे कैसे साबित करेंगे? करंट का मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे बदल रहा है और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है I0, तो इसे करंट एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल? जब हम मैग्नीट्यूड को हर पॉइंट पर चेंज होता हुआ पाते हैं तो ऐसे में एवरेज लिया जाता है इंटीग्रेशन से, यानी छोटे छोटे चेंजेस को यूनाइट कर देना, इंटीग्रेट कर देना। कितनी लिमिट के अंदर? 0 से t/2 के अंदर। तो बस यहाँ पर उसको लिखने का तरीका जान लीजिए, आई हाफ मीन, मतलब मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल किसके बराबर होगी? 0 से t/2 इंटीग्रेशन साइन आई dt अपॉन t/2। जितना टाइम लगा है 0 से t/2 तो t/2। ये याद है अगर, तो अब इसमें I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्या फॉर्मूला है I का? I = I0 sin ओमेगा t। आपने वहाँ पर रख दिया तो I की जगह I0 sin ओमेगा t, t की जगह t/2। इस t/2 की जगह हम पाई अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? I0 तो बाहर आ जाएगा, देखिए I0 बाहर आ गया और t/2 पाई अपॉन ओमेगा है तो ऊपर गया तो ओमेगा अपॉन पाई बचा। ये इंटीग्रेशन वैल्यू वो याद करनी होती है। अगर साइन t dt है इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस t, लेकिन अगर साइन ओमेगा t dt है तो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। बस वही तो यहाँ रखा गया, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। अब देखिए ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, क्या आया आपके पास? I0 अपॉन पाई। अब इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी, लिमिट क्या थी? 0 से t/2, t/2 वही पाई अपॉन ओमेगा। इसको लिखने के बाद क्या करते हैं, कॉस ओमेगा टी में माइनस बाहर लिख लिया, कॉस ओमेगा टी में कॉस टी की जगह पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा इंटू पाई अपॉन ओमेगा से पाई आया, माइनस 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो गया, कॉस पाई -1, कॉस 0 +1, माइनस प्लस की गलती मत करना, क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पर फिर -1 कितना हो जाएगा -2। ये -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा +2, यानी वैल्यू आ गई 2I0 अपॉन पाई। I0 अपॉन पाई बाहर था, ये वैल्यू +2 आ गई। पाई की वैल्यू 3.14 है तो 2 अपॉन 3.14 करते हैं तो 0.637 I0। अब 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए जितनी वैल्यू आई है उतनी ही होगी नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए t/2 से t टाइम तक। वो कितनी होगी? नेगेटिव साइन में, तो माइनस 0.637 I0। इसीलिए क्या हो गया? सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस करेंट्स ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, यानी आई एवरेज 0 हो गई। अब अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कैसे किया जाए, आइए समझते हैं। देखिए एक रेजिस्टेंस में हमने अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराई, पावर प्रोड्यूस हो गई I²R। पावर के ऊपर एवरेज लगा दिया क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में हम एवरेज वैल्यू ही काउंट कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? I क्या है? I0 sin ओमेगा t, तो हम लिख सकते हैं I0 sin ओमेगा t, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू R। ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर है वो अल्टरनेटिंग करंट से प्रोड्यूस होने वाली है, उसकी एवरेज वैल्यू है। इस एवरेज वैल्यू को बिना इंटीग्रेशन के याद कर लीजिए कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू। क्या लिख सकते हैं हम? I0 स्क्वायर और R, इनको बाहर निकाल लें, I0 स्क्वायर R। यहाँ पर ये ब्रैकेट ऐसे लगाया जाता है, इसके अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा t लिख दिया, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर ओमेगा t की एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। I0
और आर दोनों ही कांस्टेंट है। याद रख लीजिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू लिखी जा सकती है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना हाफ माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। याद कर लो कॉस 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल 0 होती है, तो इतना पार्ट तो अलग हो गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। यानी अल्टरनेटिंग करंट आर रेजिस्टेंस से जब फ्लो कर रही तो उसकी एवरेज पावर प्रोड्यूस्ड कितनी हो गई, आई स्क्वायर आर अपॉन 2, और ये आई स्क्वायर का मीन है। जब ये वैल्यू पता चल गई, इतनी ही हीट हम उसी रेजिस्टेंस में कितनी डीसी से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो डीसी से हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे डीसी है आई, तो आई स्क्वायर आर। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया जाए, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो आई जो डीसी की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, आई नॉट स्क्वायर उसके बाद रूट अपॉन 2। इस आई नॉट स्क्वायर मीन रूट, इसको पढ़ा कैसे जाता है, रूट मीन स्क्वायर। अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो वैल्यू है जितनी वैल्यू की डीसी किसी रेजिस्टेंस सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट में उतनी ही हीट प्रोड्यूस करती है जितनी की अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने पर प्रोड्यूस करती है। यानी हम इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, आई आर एम एस वो किसके बराबर आ गई, आई नॉट अपॉन रूट 2। उसी को कहेंगे क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हम पावर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं एसी एज वेल एज डीसी वैल्यू में, तो एसी और डीसी में पावर सेम रहेगी। उसी से हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितनी डीसी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कहलाएगी। अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, कैसे बताएंगे, किसी रेजिस्टिव सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराने पर जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उतनी ही हीट जितनी डीसी फ्लो कराने पर प्रोड्यूस हो, इस डीसी की वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। यहाँ पर पावर को एक्सप्रेस करके एसी और डीसी को इक्वेट करके हमने आई आरएमएस आई नॉट अपॉन रूट 2 बता भी दी। अब इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस भी है। किसी रेजिस्टेंस में अगर 5 एम्पियर की डीसी फ्लो कर रही है, ठीक है, वो तो 5 एम्पियर है, स्टेडी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो डीसी 5 एम्पियर है। कितनी एसी फ्लो कर रही है, तो हम एसी डीसी को कंपेयर करने के लिए हम कह देंगे 5 एम्पियर की एसी भी फ्लो कर रही है, लेकिन वो 5 एम्पियर कौन सी वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू, यही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअल वैल्यू ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√2। इसीलिए तो कहा जाता है कि एसी जितनी मेज़र की जा रही है उतनी नहीं है, वो तो वर्चुअल वैल्यू है, एपरेंट वैल्यू है। रियल वैल्यू क्या है, उसकी √2 टाइम्स ग्रेटर। इसीलिए घर में जो सप्लाई वोल्टेज आती है 220 वोल्ट, वो एसी मेन से ही तो आती है, तो 220 वोल्ट उसकी आरएमएस वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू क्या है 220√2 यानी 311 वोल्ट। इसीलिए इसी रेस्पेक्ट में कहते हैं कि एसी डेंजरस देन डीसी। तो उम्मीद करती हूँ अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, किसी न्यूमेरिकल में दिया जा रहा है कि एक सर्किट में एसी मेन से जुड़ा हुआ है, उसमें करंट बह रही है 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर क्या होगी, आरएमएस। पीक वैल्यू बताओ, तो आप क्या बता देंगे 5√2। आरएमएस 5 है तो पीक वैल्यू 5√2। डायरेक्ट करंट एक यूनिक डायरेक्शन में होती है, उसकी स्टेडी वैल्यू होती है। अल्टरनेटिंग करंट हर इंस्टेंट पर मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन पीरियडिकली रिवर्स होती है। तो इसके कई नाम हैं, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है अल्टरनेटिंग करंट की ये वैल्यू वो वैल्यू। आइए आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसका साइनोसॉइडल वेरिएशन। किससे लिखा जाता है, I = I0 sin ओमेगा टी। I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसे करंट एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। हाफ साइकिल के लिए
एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी 0.637 आई नॉट, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए उतनी ही वैल्यू नेगेटिव में होगी, इसलिए कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 0 होती है। मेजर कैसे किया जाए? IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट किसके बराबर होती है? आई नॉट अपॉन रूट 2 के। IRMS को डिफाइन कैसे करते हैं? वो DC करंट जो अल्टरनेटिंग करंट का जितनी भी करंट सर्किट में फ्लो कर रही है उसका DC इक्विवेलेंट है। किसी वायर में जितनी AC फ्लो कर रही है उतनी ही DC फ्लो कर रही है अगर, तो AC की वो वैल्यू RMS वैल्यू ही होती है। एक्चुअल वैल्यू उससे ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? √2 टाइम्स। IRMS आई नॉट का 1/√2, या इसे हम और भी लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट होती है। उम्मीद करती हूँ AC DC का ये डिफरेंस आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।